हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो जून का एग्ज़ाम है बहुत पास में आने वाला है। आपके एडमिट कार्ड भी आई होप आपने निकाल लिए होंगे। तो इकाई 6 में एक रचना लगी हुई है आपकी, जिसका नाम है साए में धूप। ठीक है, तो इसका जो कंटेंट है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि सारी ये गज़ल, जितने भी गज़ल हैं इसमें साए में धूप में, वो सब हम आपको उपलब्ध करवा दें, ताकि अगर आपको एक एक बार देखने की इच्छा हो कि पूरे संग्रह में कितने गज़ल है या क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हम आपको पूरी उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो पूरी ये जो मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की हुई है, जिसमें से आपको ये सारी उनकी गज़ल संग्रह, जो करीब करीब आपके 52 यानी 52 हैं, 52 गज़ल्स हैं उनकी इसमें, इस संग्रह में। तो वो हमने संकलित करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। उसको देखने से पहले पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि जो आपका क्रम है, वो क्रम क्या 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 है इस क्रम में। इस क्रम में आप देखेंगे पहले, तो पहले आपको आएगा, पहले में कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये पहली गजल है। ठीक है, पहली गजल है। उसके बाद ये सारी इसमें, यहाँ मैंने बताया 52 है, बहुत सारी हैं। ठीक है, और ये है, इसमें हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये पंक्तियां जो हैं वो दुष्यंत कुमार के किस किस संग्रह से हैं, किस गजल संग्रह से है या किस कविता संग्रह से है, तो आपको पता हो जाएगा ये इस में से है। हो सकता है इसमें से आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि इनमें से जितनी 52 में से किसी एक का नाम ले लिया जाए या 3 का नाम ले लिया जाए, एक कोई अलग हो, और ये पूछा जाए कि ये किसकी किस संग्रह से है या किसकी है। ठीक है, अब हम आपको मूल पुस्तक दिखाते हैं। मूल पुस्तक में हम देखेंगे, मूल पुस्तक में, एक मिनट, ये है आपकी मूल पुस्तक। ठीक है, एक बार आपको पुस्तक दिखा दी जाए कि पुस्तक में क्या है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो, हाँ। चलिए ठीक है, ये आपका पुस्तक का प्रथम पृष्ठ है। ठीक है, जो 64वां संस्करण है इसमें। ठीक है, जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब तकलीफ गुनगुनाहट के रास्ते से बाहर आना चाहती हैं, उसमें फंसकर गमे जाना जाना और गमे दौरा तक एक हो जाते हैं। ये गज़लें दरअसल एक ही एक दौर की देन है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती तो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकती थी। ये मूल पुस्तक है आपकी, पर ये मूल पुस्तक के जो शब्द है ना, वो पीडीएफ में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन ये चीज़ दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ साफ कर दूँ कि गज़ल मुझ पर नाजिल नहीं हुई है। अगर आपसे ये दो पंक्तियाँ भी पूछ ली जाए ना यहाँ पर, कि मैं ये साफ कर दूँ कि गज़ल मुझ पर नाजिल नहीं है, मैं पिछले 25 वर्षों से इसको सुनता पसंद करता आया हूँ, मैंने कभी ऐसी ऐसी आपको ऐसे 3-4 लाइन देकर आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस रचनाकार की है, या फिर ये किस रचनाकार के संग्रह से ली गई है। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको जित कोशिश करती हूँ कि जो पुस्तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ, उसका मैं भूमिका और उसका जो प्राकथन है वो आपको ज़रूर दिखाऊं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दुष्यंत कुमार की स्वयं की लिखी हुई चीज़ें हैं ना, क्योंकि इतने बड़े साहित्यकार को हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो अपनी रचना के बारे में जो बातें लिखी हैं, या उन्होंने जो बातें, जो उनके विचार हैं, तो वो हमें एक बार देखना तो बनता है, क्योंकि ये मूल पुस्तक से लिया हुआ है। ठीक है, मुझे अपने बारे में कभी मुगालते नहीं हुई रही। मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ कि मैं गालिब नहीं हूँ, मैं उस प्रतिभा का शतांश भी शायद मुझ में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि मेरी तकलीफ गालिब से कम है, या मैंने उनसे कम शिद्दत से, मैं कितनी बड़ी बातें वो कह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर मानिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ आपको दिखाया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गजलों का संग्रह। ठीक है, ये राधा कृष्ण जो प्रकाशन है वहां से ये है। आगे हम देखते हैं, ये अपने छोटे भाई मुन्नू जी के लिए। मैं, आप एक एक बार एक सरसरी में एक बार देख लीजिए। आप छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं हो ज़्यादा, जो लंबा वीडियो होता है वो आप देखते भी नहीं है। ठीक है, तो बस मुख्य मुख्य चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए उनके बारे में, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं, तो एक बार रचना को तो देखना आपका बनता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि गज़लों को भूमिका की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक कैफियत इनके
इनकी भाषा के बारे में जरूरी है। कुछ उर्दू दोस्तों ने कुछ उर्दू शब्दों के प्रयोग पर ऐतराज किया। उनका कहना है कि शब्द शहर नहीं शह होता है, वजन नहीं वजन होता है। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उर्दू नहीं जानता, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग जहां अज्ञानता वश नहीं जानबूझकर किया गया है, यह मुश्किल काम नहीं था कि शहर की जगह नगर लिखकर इस दोष से मुक्ति पालूं। ठीक है, ये जहां यहाँ की से शुरू हुआ है तो वहां का अर्थ है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि उर्दू और हिंदी अपने अपने सिंहासन से उतरकर जब आम आदमी के पास आती हैं तो उनमें फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको यही पंक्ति दे दी 2 लाइन की और पूछा गया कि किसकी लाइन है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने मूल पुस्तक की जो भूमिका थी वो स्वीकार था, वो आपने उसको नहीं पढ़ा। जब आपने पूरा संग्रह आपके सिलेबस में दिया तो संग्रह को एक बार देखना तो आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, उन्होंने कमलेश्वर को धन्यवाद दिया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने किसको धन्यवाद दिया है? अपने जो मित्र हैं, रचनाकार साहित्यकार कमलेश्वर को। हाथों में अंगारों को लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कुल इसमें जो मेरे पास ये संस्करण है, इसमें 65 प्रश्न हैं और इन 65 प्रश्नों में इन 65 पृष्ठों में आपकी 52 से 52 गजल हैं इनमें भी। ठीक है, 52 गजल है। और इतने कम में इसलिए आ गया क्योंकि जो आप देख रहे हैं इसका साइज है, तो ये 2 डबल पेजेस में है। अगर होता तो ये डबल हो जाते, ये आपका हो जाता करीब करीब 130 पेज की होती अगर पुस्तक में रहते। ये मेरे पास डिजिटल है। आगे हम देखते हैं, ये आपको क्रम दिखाया गया है, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये क्रम है किसका? गजलों का। 2-2 लाइन दी हुई है गजलों की। और यहाँ पर हाँ, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। कहाँ तो तय तय था चिरागा हर एक घर के लिए, है ना? कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। दुष्यंत कुमार की एक विशेषता और भी है ना, कि उनकी जो गजल है वो किसी मनोरंजन के लिए या किसी विलासिता के लिए नहीं है। वो आम आदमी की जो रोजमर्रा का जीवन है, जो उनकी परेशानी है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर उन्होंने ये सारे गजल लिखे हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, कैसे मंजर, ये दूसरी गजल है। ठीक है, ये दूसरी गजल है उनकी। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। ठीक है, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल कुमलाने लगे हैं। ये वो सलीबों के करीब आए तो मैं आपको अब पढ़ पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, बस मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ, पूरी 52 जो आपके गजल है वो एक बार दिखाना चाहती हूँ। अगला है आपका, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस वीडियो के सहारे आप एक एक बार ये सारी चीजें देख लें, क्योंकि आपको पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिल रहा। पूरी चीजें, पूरे 52 गजल आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, और ये जो है तीसरे नंबर पे जो आपका गजल है, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से धुरा हुआ होगा, ये उन्होंने अपने मित्र केपी शुंगलू को समर्पित की है, जिसने मतले का विचार दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको यहाँ दिखाना जरूरी था। आगे देखिए आगे देखिए कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो होगी, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो होगी। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो होगी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी है, आप देख सकते हैं। अगली है आपकी, कि देख दहलीज से कहीं नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली। अगला देखते हैं, कि खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ सर पे कोई छत नहीं रही। ठीक है, अब मैं बार बार पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, बस मैं आपको एक एक सेकेंड में यहाँ दिखाती जा रही हूँ। बस ये है कि मैं जितनी बार इसको चेंज करूंगी वो अगली आपके लिए एक नई गजल होगी। अगला है, परिंदे परिंदे अब परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं। ठीक है, अगली है, अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूं। अगली है आपकी, कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। अगला है इसमें आपका, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। अगला है आपका, कि कहीं पे धूप चादर बिछा के बैठ गए। आगे है आपका, कि घंटियों की गूंज कानों तक पहुंचती है। अगला है आपका, नजर नवाज नजरा बदल ना जाए कहीं। अगला है आपका, कि तूने ये हर श्रृंगार हिलाकर बुरा किया।
ठीक है, अगला है आपका कि मत कहो आकाश में कोहरा बना है। अगला है आपका कि चांदनी छत पे चल रही होगी। अगला है आपका ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, है ना। अगला है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिए, इसलिए मैं एक एक दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आगे हम देखें, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मरना लगा रहेगा यहाँ जी तो लीजिए। अगला है पुराने पड़ गए डर फेंक दो तुम भी। अगला है इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और। अगला है आपका मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। अगला है इनका कि आज वीरान अपना घर देखा। अगला है वो निगाहें सलीब है, बाएं से उड़ के दाई दिशा को गरुड़ गया। अफवाह है या सच है ये कोई नहीं बोला। आगे देखते हैं, अगर खुदा ना करे सच ये ख्वाब हो जाए, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, ये सच है कि पाँव ने बहुत कष्ट उठाए हैं। नेक्स्ट है आपका, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, जाने किस किसका ख्याल आया, ये जुबां हमसे ही नहीं जाती, तुमको निहारता हूँ सुबह से वृतंबरा। रोज सब जब रात को 12 का गजर होता है, हालाते जिस्म सूरते जां और भी खराब, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, धूप ये अटखेलियां हर रोज करती हैं, पक गई है आदतें बातों से हर सर होंगी नहीं। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, ये धुएं का एक घेरा मैं जिसमें रह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपकी मैं आपको और दिखा देती हूँ, बस ज्यादा नहीं है ये। यहाँ से आपका ये अंत में थोड़ा सा उनके जो जीवन परिचय है छोटा सा उनका दिया हुआ, 1 सितंबर 1933, राजपुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, प्रकाशित कृतियां कविता संग्रह। एक बार हम इसको अभी और देखेंगे, नाटिकाव्य एक कंठ विस्मय। ठीक है, यहाँ ये समाप्त हो जाता है। अब हम किस में आते हैं, अब हम देखते हैं आपका दुष्यंत कुमार के बारे में। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा दुष्यंत कुमार के बारे में यहाँ आपको बता दूं। हाँ, देखिए, जन्म आपको भी दिखाया मैंने कि जन्म कब हुआ था उनका। उनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1933 को। ठीक है, अगर क्रम के अनुसार अगर मान लीजिए लगाने को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दुष्यंत कुमार का जो जन्म है वो कब हुआ है, 1 सितंबर। क्योंकि जो आपकी लगी हुई रचना में रचनाकारों के नाम है जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, चूंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ लेकिन इनका बहुत सा कार्य जो था, रचना रचना कार्य था, वो मध्य प्रदेश में संपादित हुआ और इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश में ही हुई है। ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया है मध्य प्रदेश में। तो जन्म कहाँ हुआ इनका, 1933 में हुआ इनका जन्म। ठीक है, और मृत्यु उनकी भोपाल में हुई है, अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, और 30 सितंबर, देखिए 1 सितंबर को जन्म हुआ था, 30 सितंबर को उनकी मृत्यु, 1975 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हम इनका उपनाम देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको चाहिए हो, मैं तो यहाँ बता ही रही हूँ, अगर आपको इन ये जो मैं बात बता रही हूँ इनके बारे में अगर आपके पास वो चीज़ नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो उसको टेलीग्राम पर भेज भेजूंगी। आरंभ में ये परदेशी तथा अनुरागी उपनाम से कविता करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या नाम से उपनाम से कविता करते थे पहले, ये परदेशी और अनुरागी। ठीक है, इनके बारे में दो दो चार पांच चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है। पूरा नाम क्या था इनका, पूरा नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी। पूरा नाम क्या था, दुष्यंत नारायण त्यागी। आगे हम देखते हैं, जो मेन है हमारे लिए वो ये है कि रचनाएं, तो अगर हम काव्य देखें तो काव्य में हमको क्या दिखता है, ये सब आपके पास होगा क्योंकि आपने नेट की तैयारी की है, अपने पिछले साल भी तैयारी की होगी।
ये नहीं की होती तो अभी तक आप ढूंढ चुके होंगे। सूर्य का स्वागत मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं दुष्यंत कुमार को पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आप यहाँ पर मेरा बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये इसलिए सूर्य का स्वागत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनकी पहला जो काव्य रचना है, काव्य संग्रह है, पहला है। तो सूर्य का स्वागत पहला है। इस 4-5 है, ज्यादा नहीं है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। आवाजों के घेरे में, ठीक है, आवाजों के घेरे में 1963 में। क्रम से याद कर लीजिएगा, सन भले याद ना करे, पहले का और आखिरी का सन याद कर लीजिएगा, बाकी को क्रम से देख लीजिएगा। जलते हुए वन का वसंत, जलते हुए वन का बसंत, ठीक है, ये कब आया था? तो 4 ही हैं। और अंत में है साए में धूप, ये साए में धूप, ये आया आपको 1975 में। ठीक है, देखिए डिजिट देखिए यहाँ पर, पहला कब आया 57 में, लास्ट कब आया 75 में। कोइंसिडेंस याद करने की आपको कितनी अच्छी ट्रिक मिल गई। अब नाटक देखते हैं, इसको काव्य नाटक भी बोल सकते हैं, किसको? एक कंठ विषपाई को। ठीक है, ये नाटक या काव्य नाटक में आएगा, क्या आएगा? एक कंठ विषपाई, एक कंठ विषपाई, ये कब आया था? ये आया था 1963 में। इसका समय जरूर याद कर लीजिएगा। फिर एक और आया था इन्हीं का, मसीहा मर गया, मसीहा मर गया, एकांकी संग्रह है, मन के कोण नाटक, उपन्यास है इनका। 3 उपन्यास है, जिसमें से पहले का नाम है छोटे छोटे सवाल, दूसरा है आंगन में एक वृक्ष, तीसरा है दोहरी जिंदगी। आलोचना है चेतन, एक अध्ययन, गजल संग्रह साय में धूप। ठीक है, और बस इनके बारे में और फिर प्रसिद्ध कविताएं हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, दूसरा है बाढ़ की संभावनाएं सामने है, तीसरा है अपाहिज व्यथा। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको ये बता रही थी कि मध्य प्रदेश से इनका संबंध क्या था। तो देखिए क्या संबंध था, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए, हमारे एग्जाम की दृष्टि से हम क्या देखें। ये बिजनौर के राजपुर नवादा गांव में हुए थे, लेकिन साहित्यिक यात्रा के सिलसिले में भोपाल में यहाँ पर बस गए थे। ठीक है, आगे क्या देखते हैं। 31 सितंबर 1975 दुष्यंत कुमार की मृत्यु भोपाल में हृदयाघात के कारण हो गई। ठीक है, वो ऊपर मैंने जो आपको बताया था ना, सितंबर, सितंबर नहीं, वो दिसंबर है, आप थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दिसंबर है यहाँ पर, मैंने सितंबर बोल दिया था वहां पर। ये 31 दिसंबर को 1975 में भोपाल में इनकी हृदयाघात से क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम देखते हैं कि दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय, ठीक है, भोपाल के सीटीटी नगर में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, ये यहाँ किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया है, और ये 30 सितंबर 1997 को स्थापित हुआ है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। भोपाल से में इनका काफी कार्य रहा है। भोपाल में किए गए कार्य में देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, परिमल साहित्य अकादमी, ये सिर्फ आपको ये इतना बताने के लिए है कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है हमारे भारत के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ रह के काम किए थे। ठीक है, अपनी गजलों कविताओं के माध्यम से। फिर देखिए कि मध्य प्रदेश में नए पत्ते नामक एक महत्वपूर्ण समाचार पत्रिका में इन्होंने काम किया था, और उन्होंने भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दे लिखे, ठीक है, जो सभी के लिए क्या थे, प्रेरणादायी थे। और आकाशवाणी के साथ जुड़े और उन्होंने साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगदान दिया। वो यहाँ मध्य प्रदेश में राजभाषा विभाग से भी जुड़े थे। ठीक है, और गजल लेखन में क्रांति के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो उनका साय में धूप है, जिसने हिंदी गजल को एक नया आयाम दिया, इनकी सबसे प्रसिद्ध ये गजल संग्रह है। ठीक है, और इसी से उन्होंने क्या किया, गजल को लोकप्रिय बनाया और सामाजिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया। बस ये ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बस मैंने इसलिए लिख दिया था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी गजलों ने हिंदी सिनेमा को भी प्रभावित किया, जैसे कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मसान जो पिक्चर मूवी थी उसमें इसका उपयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको केवल ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज ऐड करी थी कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि जो आपका
आपका इकाई 6 में जो कुंवर नारायण सॉरी जो आपके दुष्यंत कुमार की साए में धूप जो गजल संग्रह है, वो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं है, पूरी तो कहीं नहीं मिल रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप इस चैनल में आपको ये पूरी रचनाएं दिख जाएंगी। आपको अगर पढ़ना हो, आपके पास समय हो, आपको उससे अपना कोई नोट्स बनाना हो, तो आप वहां जाके अपना नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी रचना है जो आपको कहीं नहीं मिल रही है, और हम उसको प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए।